नमस्कार। जंतर मंतर की आपने तस्वीरें देख ली होंगी। आरक्षण विरोधी कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। कुछ लोग इसलिए कह रहा हूँ कि वो लाखों करोड़ों की संख्या नहीं थी, हजारों में भी, मतलब कह सकते हो आप। 4 अंकों में थे, 5 अंकों में बिल्कुल नहीं थे। आज उन लोगों को वहाँ से पुलिस ने हटा दिया। पुलिस जब हटा रही थी तो पूरा का दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आदमी शादी में घोड़े के आगे डांस करने को तैयार नहीं है और फूफा जी उसको जबरदस्ती ऐसे हाथ में पकड़ के ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, डांस तो करना पड़ेगा। इतनी प्यार भरी मनुहार से जंतर मंतर से लोगों को ले जाया गया है। इसके आप 2 मतलब निकाल सकते हैं। एक मतलब ये कि भैया राहुल गांधी ने इतना तगड़ा इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया कि अब हिम्मत नहीं है कि लाठी चार्ज चला दें या वाटर कैनन चला दें। दूसरा मतलब ये कि भैया अपने लोग थे, अपने बीजेपी बैक्ड लोग थे। बीजेपी का उप मुख्यमंत्री जाकर उनके धरने में शामिल हुआ। उधर भागवत कहते हैं कि आरक्षण को चलना चाहिए। भागवत कहते हैं कि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए चलना चाहिए जब तक कि सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता। आरएसएस चीफ, उन्हीं की पार्टी का उप मुख्यमंत्री, और ये हर चीज में रहता है बॉस। राम मंदिर में भी इन्होंने ऐसे ही ये पैरेलल सिस्टम चलाते हैं, 2 नाव में पांव रखते हैं। जब जहां पर डर लगता है दूसरी बारी में शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसा करते करते आखिर में आपको पता चलता है कि इनका मकसद क्या था। आज राम मंदिर को जिस गर्व के साथ ये बोलते हैं, आप पुराने भाषण वाजपेयी जी के या आडवाणी जी के सुन लीजिए, बिल्कुल अलग होते थे। बहरहाल ये एक बीच में ज्ञान आ गया, तो वहां पर उनको बड़े प्यार से उठा उठा के ले जाया गया, रखा गया। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। छात्रों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी तरह के छात्रों। पर ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि ये छात्र भी NEET हैं, मतलब ना तो ये पढ़ रहे हैं। ये NEET जो है ये दर्जा खुद योजना आयोग का बनाया हुआ, योजना आयोग माफ कीजिए, नीति आयोग का। नीति आयोग ने ये जुमला बनाया है। NEET का मतलब ये है कि ना तो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं पे, ना ये एजुकेशन ले रहे हैं, और ना ये कोई काम कर रहे हैं। जो इस तरह के नौजवान होते हैं उनको कहा जाता है NEET। हमारे समाज में ऐसे बच्चों को निठल्ला, निखट्टू, नल्ला कहकर प्रताड़ित किया जाता है। परंतु इन बच्चों को इस तरह की प्रताड़ना देने से पहले ये वीडियो देख लेना जरूरी है। सच ये है कि इस दशा के लिए ये बच्चे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे देश की सरकार ने इस देश के बच्चों को ये आश्वासन दिया कि हम तुमको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और तुमको बताएंगे कि तुम क्या सीख लो तो तुम्हारा करियर बन जाएगा, और यहाँ तक कि तुमको रिटेनरशिप भी दिलवाएंगे, यानी उद्योगों में तुमको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पे रखवाएंगे। बोला था सरकार ने। उसके बावजूद अब अगर 8-8.5 करोड़ के आसपास नौजवान इस NEET कैटेगरी में इस देश में हैं, तो निश्चित तौर पे समाज में असंतोष होगा। अब असंतोष की जो दिशा है वो सबको अलग अलग समझा दी गई है। कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई उसकी दुर्दशा के लिए उपलब्धता की कमी जिम्मेदार है। उसको ये समझा दिया गया, देख ये आरक्षण है ना, इसके कारण तेरी नौकरी छिन रही है, ये दूसरा ले जा रहा है। और उसको ये समझा दिया गया कि जब तक सामाजिक तुम्हारे साथ जो प्रताड़ना हो रही है और जो परंपरागत अन्याय हुआ है उसकी भरपाई हुए बगैर तुम्हारा हक बनता है। लेकिन दोनों ही लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम दोनों को रोजगार मिलने का हक बनता है। भाई हम कब तक डिप्राइव्ड रहेंगे? कब तक 8 आदमी में 1 रोटी दोगे और कहोगे आपस में लड़ो और छीन लो जिसको चाहिए? अब ये आपको पुराना वो सबको शिक्षा सबको काम में बोलता हूं वो वाला मुहावरा बीच में आ जाएगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूं भारत सरकार की एक रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट की जिसमें जो मैं कह रहा हूं ये सच्चाई बयान की गई है। भारत में किस तरह से इन बच्चों को मजबूर कर दिया गया है कि ये अब ये दिशाहीन लोग हैं। इसी समय पे क्रांतिकारी संगठन की आवश्यकता होती है जो नौजवानों को दिशा दे, उनको बताए कि तुम्हारी समस्या की जड़ कहां पे है। तुम जहां मार रहे हो वो जड़ नहीं है, यहां तो तुमको उलझा दिया गया है। खैर, आज हम इसी पे बात करेंगे, उस रिपोर्ट को लेके आएंगे, भारत की कैसे थी इस पे आएंगे, और ये जो आरक्षण का मसला हो या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो या जितने भी आंदोलन हैं ये तेजी से हिंदुस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं
उसका असल कारण क्या है, जिसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था सरकार को, जिसके कारण ना तो कॉकरोच जनता पार्टी को सड़क पे आना पड़ता, ना इनको सड़क पे आना पड़ता, उस कारण पे हम बात करेंगे और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047, यानी विकसित भारत 2047 बनाना है तो हमको एक बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट कहती है कि 15 से 29 साल के बीच के, यानी जेनजी, 8 करोड़ 70 लाख युवा एनईटी कैटेगरी में है। एनईटी का मतलब है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ना तो ये पढ़ रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं। 8 करोड़ 70 लाख, मतलब इतने सारे युवा आपके पास हैं। और ये डेटा बाकायदा नेशनल सैंपल सर्वे के 78वें दौर में निकल के आया है, मतलब सरकार का डाटा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो भारत में होनी नहीं चाहिए थी। 8 करोड़ 70 लाख की बात कर रहे हो, 7 करोड़ 80 लाख के आसपास। इसी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 10 साल में, 12 साल में, 2014 से अब तक भारत में लोगों को स्किल सिखाए गए। अगर आपने इतने लोगों को स्किल सिखाया, उसके बावजूद ये लोग निठल्ले बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? तुरंत से अगर ये बात किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जाए तो पढ़ते नहीं है तो कोई क्या करे, लिखते नहीं तो क्या करे। आजकल के बच्चों को आपने देखा है पबजी में लगे रहते हैं, ये वह तमाम सारा कहानी करके और बच्चों के सिर पे डाल देंगे। जो रोता हुआ है उसी के सर पे डाल दो। ये सबसे बढ़िया फार्मूला निकला पिछले कुछ सालों में। भाई मेरे, बच्चों के पास में स्किल है, इन बच्चों ने स्किल ट्रेनिंग की है, तुमने जो बताया वो सीखा उन्होंने। ये तो सरकार को देखना था ना कि आने वाले समय में देश को किस तरह की जरूरत पड़ेगी, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती। अब आपके पास जो आंकड़े हैं 7 करोड़ 80 लाख के आसपास के, जो आपने ट्रेनिंग दी है वो आपने स्किल इंडिया प्रोग्राम के नाम पे दी है। स्किल इंडिया कितना बड़ा फ्रॉड है इसका इसी से पता लगता है। अब आप कहोगे फ्रॉड कह रहे हो, हमारे पास जो पुराने आंकड़े हैं स्किल इंडिया आने से पहले के, उन आंकड़ों में स्थिति ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलता था। फिगर मेरे पास है, उलझ जाएंगे आप। तो बाद में क्या हुआ? हुआ ये कि स्किल इंडिया के नाम पे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है। स्किल इंडिया आटा नाम का कोई आटा नहीं आया है। ये इन्होंने क्या किया, जो पहले से बाजार में 4-5 आटा मिल रहे थे, शक्ति भोग से लेकर आशीर्वाद तक, उनको इकट्ठा करके एक बोरे में डाल दिया और उसका नाम रख दिया स्किल इंडिया। मतलब पहले भी भारत में आईटीआई था, पहले भी भारत में अलग अलग तरह के संस्थान थे, पहले भी इंटर्नशिप बच्चों को दिलाने की व्यवस्था थी। उन सारी स्कीमों को लेके इन्होंने इकट्ठा किया और उसकी रीब्रांडिंग कर दी और नए सिरे से मार्केट करना शुरू कर दिया स्किल इंडिया। लेकिन रीब्रांडिंग करने के बाद में ये प्लानिंग कमीशन होता अगर, जिसको नेहरू ने बनाया था, जिसको मोदी जी ने सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया, नेहरू ने बनाया था, उसका नाम रख दिया नीति आयोग। नीति आयोग ने अगर एक विजन रखा हो, आज ये 2047 का विजन लेके घूम रहे हैं, इतने समय से घास छील रहे थे ये। इसी नीति आयोग को ये देखना चाहिए था कि हमको किस स्किल के कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये बात 12 साल बाद इनके दिमाग में आ रही है। 12 साल में अगर आपने जिसकी जरूरत है, अगर मान लीजिए आपको हिंदुस्तान में कारपेंटर की जरूरत है, कारपेंटर रखते, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, डाटा एंट्री ऑपरेटर रखते मतलब उनको सिखाते। उसकी जगह आप कुछ भी सिखाते चले गए। जो पहले से एक सुविचारित प्रक्रिया थी उसको नष्ट करके एक नए डब्बे में डाल के रीपैकेजिंग करके एकदम फोटो वोटो लगा के उसके होर्डिंग लगा के आपने मार्केट कर दिया। हाँ भाई, बच्चों को काम तो सिखा रही सरकार, बड़ा अच्छा कर रही है स्किल इंडिया। आपको पता है स्किल इंडिया क्या होता है? आपको एकदम व्हाट्सएप अंकल पूछेंगे गुस्से में, और अगर आपने ज़रा ठीक से जवाब नहीं दिया तो पीट दें आपको। तो ऐसे में जब आपके पास में स्किल मिसमैच होगा तो ये नीट बनेंगे। ये बात जितनी मैंने कही है ना, स्किल मिसमैच वगैरह वगैरह, ये नीति आयोग खुद कह रहा है, खुद ही कह रहा है मैं 10 साल से निकट्टू हूं भाई। आप मजेदार बात देखो, और कह रहा है 2047 के लिए प्लानिंग करूंगे। अरे तुम इतने नालायक हो, तुमको हक ही नहीं है प्लानिंग करने का।
कुल मिला के नौकरियां कम हैं ये नहीं कहा उसने, एक बार भी नीति आयोग ने नहीं कहा नौकरियां कम है, मतलब इनके हिसाब से नौकरियां हैं, लेकिन शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार के बीच का रिश्ता टूटा हुआ। मतलब की बात सीधी सी है, मुझे सड़क बनाने वाले आदमी चाहिए, तुमने बिल्डिंग बनाने वाले आदमी तैयार कर दिए। मुझे चाहिए था लोहे का काम करने वाला आदमी, लोहार, तुमने बना दिए कारपेंटर। इससे बड़ी सारी समस्या हो गई। अब यहीं पे जाके दिक्कत ये हो गई है कि बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बच्चे आपके बताए हुए स्किल इंडिया में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको नई स्किल की जरूरत है, तभी रोजगार कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनको कुछ और स्किल दे दी है। इसलिए नई स्किल सीखे तो कहां से सीखें, उनके पास पैसे नहीं हैं। अब उनको देना चाहिए सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट। वो तो हमारी सरकार को आता ही नहीं है। हमारी सरकार जितना लोगों को करती थी वो भी छीन लिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, ये सब जो प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट अभी किया जा रहा है। ये खिला पिला के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, फिर इन घोड़ों को विदेशी लोग सवारी करेंगे, ये इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे ही प्राइवेट, इसरो को बड़ा किया, आप कह रहे हैं इसरो का जो लॉन्च व्हीकल वाला काम है सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। इतना अच्छा इसरो था। अब इनको भी ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत तरक्की हो रही है, कुछ नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी, ये सब विदेशी यूनिवर्सिटी के हाथ में चली जाएंगी। खैर, अब ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के साथ अलाइंड रोल उनको नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए 91.75% बेरोजगारों वाली स्थिति बन गई है। अब हम आते हैं एक और सिचुएशन पे। मैं आपको रोजगार के आंकड़े पे डिस्कस करने वाला नहीं हूं क्योंकि अननेसेसरी उलझ जाएगा, ज़्यादा डाटा हो जाएगा। लेकिन अब सरकार का जो सीएजी है वो भी एक खतरनाक बात कह रहा है। भारत में, बीच में रुक के मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट उठेगा। आईटीआई थे नहीं बोलने से होगा, मैं आपको पूरी बता देता हूँ। देखिए, पहले आईटीआई नेटवर्क था, अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था थी सरकार की तरफ से, एनएसडीसी था, सेक्टर स्किल काउंसिल थे, जन शिक्षण संस्थान थे और स्टार स्कीम भी चल रही थी। ये सब कुछ पहले से चला आ रहा था और इन्होंने स्किल इंडिया के नाम पे खाली मैदान में कोई नया सिस्टम खड़ा नहीं किया है, उसको रीपैकेज किया और जो विचारित सुविचारित तरीके से चल रही थी चीज़ें वो भी गड़बड़ा गई इसके चक्कर में। ये कहानी है और ये आपके सामने आ रही है। आपके पास में अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं तो 1,64,00,000 युवाओं को रोजगार योग्य बनाया गया था स्किल इंडिया आने से पहले। अब आ जाते हैं आगे की चीज़ों पे। सीएजी क्या कह रहा है, वो भी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल है। वो कह रहा है कि PMKVY ये क्या है, ये लोगों को इंटर्नशिप वगैरह दिलाने का जो सरकार का प्रोग्राम है, उसके पहले 3 चरण की जांच की। उसमें पाया गया कि 56,14,000 उम्मीदवारों को आपने सर्टिफिकेट दिला दिया, भाई ये इंटर्नशिप हो गई इनकी, रिटेनरशिप हो गई इनकी। उनमें 23,18,000 को रोजगार नहीं मिला, यानी 41% लोगों को आपने कंपनियों में भेजा, उन्होंने ट्रेनिंग करके निकाल दिया उसको। अब इसको आप समझिए, 59% लोगों को उस पूरी जो आपने इंटर्नशिप की योजना निकाली है उससे भी लाभ नहीं हुआ। पीछे के आंकड़ों पे जाएंगे 2014 से पहले के, तो तस्वीर आपको कुछ और दिखती है। उस पे जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसी सीएजी की रिपोर्ट पे ही कहें और अभी इस पे ही रहें। कुल मिला के अब जो सीन बन रहा है आज की तारीख में, ना ट्रेनिंग है, ना डिमांड है, ना कुछ है। अब आप कुछ दिन पहले के वीडियो पे चले जाएं, जो हमने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या है भारत के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सारे मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पूरा कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, ये सोच के कि बच्चे को कुछ अच्छा वेतन मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। क्योंकि भारत में अगर आपने किसी एक खास तरह की स्किल की पढ़ाई नहीं की, 2.5-3 करोड़ रुपए दे के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब हालत यह है कि बीटेक की सीट में कोई जाना नहीं चाह रहा, आज मैंने खबर पढ़ी है, खाली पड़ी हुई हैं। वो बच्चे जो हैं वो, उनको काम नहीं मिल रहा है। अब पिताजी ने फूंक दिया अपना पैसा, बच्चे का एजुकेशन लोन भी ले लिया। एजुकेशन लोन की जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन ईएमआई शुरू हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट देते रहो बेटा। काम मिल नहीं रहा है, यानी सबकी जमा पूंजी भी छीन ली गई है।
प्राइवेट खूब सारे खोल दिए हैं, वो अपना मनमाना पैसा ले रहे हैं, मोटा मोटा आपको खर्चा दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम वहीं पे शुरू हो जाते हैं जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी। भाई ये जो बच्चा बैठा हुआ है, जिसलिए पिताजी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी लगाई, इस बच्चे ने अपने मन से पढ़ाई भी की, इस बच्चे ने पूरी तरह से कोशिश की, पैसे कम पड़ रहे थे, लोन भी लिया ताकि ये किसी काबिल बन जाए। अब इस सब को होने के बावजूद इसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है, इसको जानने के लिए आपको बहुत गहरे घुसना पड़ेगा, और वो है इकोनॉमी की टेढ़ी चीज। वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग कमेंट करते हो, पर सच ये है कि भारत में रोजगार पैदा तब होंगे जब भारत में उद्योग बनेगा। भारत के उद्योगपति बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो अडानी अंबानी भी विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। भारत में जो विदेशी निवेशक आने वाले थे, इस सरकार ने, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ऐसे टेढ़े टेढ़े नियम बनाए हैं कि उन निवेशकों ने आना बंद कर दिया। एक उदाहरण देता हूं, एक मामला था, उसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इस एक कंपनी के ऊपर, वोडाफोन की बात कर रहा हूं, इतना बकाया आपका नहीं निकलता है, वगैरह वगैरह। सरकार ने संसद से कानून बनाया और बैक डेट से वसूली निकाल दी उसके ऊपर। अब ये वसूली निकालने के बाद पूरी दुनिया का इन्वेस्टर ये सोच रहा है इस देश में तो कोई भरोसा ही नहीं, किस दिन बैक से डेट से स्कीम आ जाए और किस दिन हम डूब जाएं। इस तरह की 50 चीज़ें हैं जिन पे पूरा एक 15-20 मिनट की बातचीत हो सकती है। वो इन्होंने की तो लोग, विदेशी निवेश आ नहीं रहा है और विदेशी लोग यहाँ से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। आप लगातार खबरें पढ़ रहे हैं। अभी आज की खबर आपने पढ़ी होगी, निवेश आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार ने अपना एक पुराना नियम वापस लिया है। वो नियम ये था कि जो चीन, पाकिस्तान वगैरह के लोग भारत में निवेश करते थे, उन पे इन्होंने पच्चड़ लगा दी थी। पच्चड़ ये लगा दी थी कि उनका पैसा अगर किसी भी कंपनी में लगा हुआ है, वो कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब बताओ मुझे, चीन जितना कमा रहा है, चीन के पैसे कहाँ नहीं लगे होंगे। अब सिंगापुर की अगर फर्म में किसी में चीन का पैसा 10% लगा हुआ है, उस फर्म का इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं आएगा तो हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और सरकार उसको अटका देती थी। अब नतीजा ये हुआ, भाई वो उसका 10% पैसा लगा, उस कंपनी को चला थोड़ी रहा है, वो आपकी नीतियों को प्रभावित थोड़ी करेगा। लेकिन नकारात्मक उसके कारण क्या हुआ कि पैसे आना बंद हो गए। अभी इन्होंने प्रेस रिलीज 3 जारी करके उसको वापस ले लिया तो फिर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। आप सोचिए, रोचक बातचीत। तो ये सब सिचुएशन जो आपके सामने दिख रही है, इसके कारण युवाओं के पास काम नहीं, धंधा नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। तो आदमी क्या करे, उसको पता ही नहीं है कि ये किसकी गलती है, कहाँ गलती है। तो उसको कभी लगता है आरक्षण की गलती है, तो बेचारा आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कभी उसको लगता है परीक्षा में चीटिंग हुई इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली, तो उसके खिलाफ लड़ने लग जाता है। अरे भाई, चीटिंग होने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना, क्योंकि किसी चीज की सप्लाई बहुत कम है इसलिए उसकी लूट मची हुई है। अगर पर्याप्त मात्रा में नौकरी हो तो ना तो कोई पेपर लीक होगा, ना कोई लीक वाला पेपर खरीदेगा, ना कुछ करेगा। तो असल समस्या हिंदुस्तान में युवाओं को बर्बाद कर देने की है, उनके परिवार वालों को लूट के घर भर लेने की है। मिडिल क्लास की कमाई को पूरी की पूरी लूट के भर लो घर में, उसको कुछ भी पढ़ा लिखा के खड़ा कर दो, वो किसी काम का नहीं है, वो उसको कोई काम पे लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को 10 आदमी की जरूरत है उसके पास आपने 1000 खड़े कर दिए हैं। अब उसको लग रहा है कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, अच्छा बेटा रिजर्वेशन, समझा दिया उसको व्हाट्सएप में, वो रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ा हो गया। उसको समझा दिया, अच्छा बेटा मेरे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। असल दिक्कत यह है कि अवसरों की उपलब्धता नहीं है। जो सीमित अवसर हैं उसमें फिर आदमी कहता है कि भाई पहले मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। हर आदमी के हक मानने के अपने अपने लॉजिक हैं, और वो उसी लॉजिक के कारण लड़ रहा है। इसीलिए कभी एक पार्टी आरक्षण के लिए खड़ा कर देती है, उसको लगता है कि मैं काउंटर कर लूँगा कॉकरोच के आंदोलन को और मैं युवाओं को मोबिलाइज कर लूँगा। तो कुल मिला के कहानी ये है, और ये खुद सरकार के मुखार बिंद से कहानी मैंने आपको सुना दी है। हिंदुस्तान में लोगों को काम दिया ही नहीं जा रहा है। अब ये कन्वर्ट होगा कुछ बुरी चीज़ों में जिनका मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता। निश्चित तौर पे जब आपके पास खाने को नहीं होता, आपके पास आर्थिक आधार नहीं होता, उनकी कमाई लुट जाती है, तो आप आपराधिक रास्ते अपनाते हैं। गरीबों में अपराध ज़्यादा होता है, बावजूद इसके कि वो जिसके साथ काम करते हैं उसके लिए प्रति बेहद ईमानदार होते हैं, फिर भी अभाव अपराधी बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी,
सरकार समय रहते सुधर जाएगी, चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। जो लोगों ने पिछले 25, 30, 40 साल में एक फ्लैट बना लिया, एक घर बना लिया, कुछ बना लिया, वो अब नहीं लुटे हैं। जमा पूंजियाँ तो लुट गई, बच्चों को पढ़ाने में इसमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा, अच्छा होना चाहिए। वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।